कक्षा 12 मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। इकाई 1 अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 2006 के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् यानी स्थान एवं काल यानी समय के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं, प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं? अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने यानी सिद्धांतिकर, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक, ईडियोग्राफिक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपक के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमनदी के प्रोथ यानी नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? मानव भूगोल की परिभाषाएं यानी मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने दिया है। आइए हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये रेटजिल का कथन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, रेटजिल का कथन है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर यानी सिंथेसिस पर जोर दिया गया है। दूसरा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी पृथ्वी जो अस्थिर है, मतलब कि स्थिर नहीं है, चारों तरफ गतिमान है और अपने अक्ष पर भी गतिमान है, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह है एलन सी सैंपल का। यह सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी पृथ्वी भी अस्थिर है और मानव भी क्रियाशील है, तो उन्हीं के बीच का जो है यह अध्ययन है। यह एलन सी सैंपल का कथन है।
हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाली भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। यह कथन जो है पॉल विडाल डीली ब्लास का है। यह मानव भूगोल, पृथ्वी और मनुष्य के अंतर्संबंधों की एक नई संकल्पना को प्रस्तुत करता है। अब हम पढ़ते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो NCERT 2006 में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व यानी जो भौतिक पर्यावरण के तत्व हैं, भू आकृति हो गई, मृदाएं हो गई, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव का प्राकृतिकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ने किसी समाज के सांस्कृतिक यानी कल्चरल डेवलपमेंट के यानी सांस्कृतिक विकास के स्तर की जो है सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरणार्थ, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। इस प्रकार DNA और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। यानी जो भी पर्यावरण की ज़्यादा से ज़्यादा बंदिशें होती हैं तो उनको जो है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के सहारे वह कम से कम किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अधिक गर्मी का मौसम है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ठंडा वातावरण कर सकते हैं, तो यह पर्यावरण की जो बंदिशें हैं उसको काफ़ी कम कर सकती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। यानी जिस प्रकार से प्रकृति वातावरण करती थी, व्यवहार करती थी, उसी प्रकार से वे अपने आप को अनुकूलित कर लेते थे। यानी उसमें कुछ बदलाव अपने अनुसार नहीं कर सकते थे कि हाँ हम इस प्रकार के कुछ डेवलप करें ताकि हम प्रकृति के कुछ घटनाएं हैं उसको नियंत्रित कर सकें। यानी उससे कुछ हद तक हम नियंत्रण पा सकें, संतुलन पा सकें। तो प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर जो अत्यंत निम्न था, यानी टेक्नोलॉजी वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाई थी उतना। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी, यानी उनका सामाजिक विकास भी अभी आदिमी चरण में था, आदिकाल में ही था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, पर्यावरणीय निश्चयवाद। तो मानव के सामाजिक विकास की जो अवस्था थी उस समय यानी प्राचीन काल में आदिम अवस्था में आदिम थी। तो आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार के अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिक विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था।
बॉक्स की कथा जो है, जो मानव का प्राकृतिकरण है, वह आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। हम कुछ देर में उस कथा को पढ़ेंगे, यानी जो मानव का प्राकृतिकरण है उसको पढ़ेंगे। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप निर्धारण करता है। तो आइए हम मानव का जो प्राकृतिकरण है उस कहानी को पढ़ें। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है, वे भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा यानी वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरी कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और शाल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करते यानी वन को पार करके बेंदा जो है नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लूगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है, यानी वह उसको धन्यवाद करता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। जो बॉक्स की कथा जो अभी हमने पढ़ी है, यह मानव का प्राकृतिकरण को दर्शाता है। आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह आदि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव जो प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। पहले के विद्वानों ने यानी जो संभववाद तो है उसका वो संभववाद नाम दिया। इसमें कहा गया कि प्रकृति जो है अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव समाजों की जो है छाप पड़ने लगती है।
प्रकृति का जो है मानवीकरण से जुड़ी एक जो है कहानी है, पढ़ते हैं। एक प्रसंग आया है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं। वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस यानी जो कमरे के तापमान है उस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है, और औसतन जो है 25 डिग्री रहता है, लेकिन 23 डिग्री भी एक न्यूनतम जो है एक सामान्यतः कमरे का जो है तापमान माना जाता है। तो वह उसका जो रूम है, कमरा है, वह कृत्रिम ढंग से जो है कार्यालय गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियाँ और पौधे नहीं उगते, कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे कि केला व कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस के एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है और फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई? यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे जो उदाहरण हैं मिल जाते हैं जिनमें जो है प्रकृति जो है उसका जो है मानवीकरण किया गया है। भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। प्रश्न आ सकता है कि जो एक नई संकल्पना है जो है यह है पर्यावरणीय निश्चयवाद का। तो किन्होंने जो है संकल्पित की? तो भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर। तो भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है। आप में से या हम में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है, यानी ट्रैफिक सिग्नल के द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। एम्बर यानी पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है, और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति यानी न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी प्रकृति पर न तो हम पूर्णतः निर्भर रहें और न ही नितांत स्वतंत्रता, और न ही मतलब नितांत स्वतंत्रता हो यानी प्रकृति का अंधाधुंध हम मानवीकरण करते चलें, ऐसा भी नहीं है। तो इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा, और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। जो अंधाधुंध रफ्तार है वह दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत का अवक्षय है यानी ओजोन लेयर है जो है उसका अवक्षय है, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, पीछे हटी हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ हैं। तो नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन यानी द्वैतवाद को निष्फल करता है। यानी जो द्वैतवाद है वह निष्फल है, यानी दो अलग अलग को हम बांट कर नहीं दे सकते हैं। प्रकृति और मानव के बीच में एक अंतर संबंधित संबंध है। अब समय के गलियारों से मानव भूगोल। पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय निकेत में यानी पारिस्थितिकीय जो है निकेत एक प्रकार से घर कह सकते हैं में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अनून्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है,
उपागमों में यह गत्यात्मकता और परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थीं और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली न थीं। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग ने अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिकायुक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। यह आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। संक्षिप्त तालिका 1.1 आपको भूगोल के उपक्षेत्र में मानव भूगोल की विस्तृत अवस्थाओं से परिचय कराएगी। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इनमें आवासन यानी आवास की सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। तीसरा है व्यवहारवादी विचारधारा। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल यानी स्थान और समय के बोध पर ज़्यादा जोर दिया है। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति जो अत्यधिक अंतर्विषयक है, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित किए हुए हैं। ज्ञान के विस्तार के साथ साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत है, यानी जो सूची की हम बात करेंगे वह विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। उपक्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्रायः अतिव्यापी होती है। इस पुस्तक में अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास, क्रियाएं और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुभवाश्रित दृष्टांत प्रदान करेंगे। तो मानव भूगोल की वृहत अवस्थाएं और प्रणोद के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। आरंभिक उपनिवेश युग, इसका उपागम था अन्वेषण और विवरण। वृहत लक्षण था साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। तो आरंभिक उपनिवेश युग का उपागम जो था अन्वेषण और विवरण था। इसमें वृहत लक्षण थे कि साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। अब दूसरा है उत्तर उपनिवेश युग, यानी उपनिवेश युग के बाद का जो है समय। इसमें प्रादेशिक विचलन पर ध्यान दिया गया। इसमें प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। यानी प्रदेश का जो है विश्लेषण किया गया उत्तर उपनिवेश युग में, और इसमें कहा गया कि प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत जो वर्णन किया गया है। मत यह भी था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, इसमें क्षेत्रीय विभेदन पर बल दिया गया। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, इसमें क्षेत्रीय विभेदन पर बल दिया गया।
एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। आगे है 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक का जो है समय। इसमें स्थानिक संगठन पर बल दिया गया। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट है। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य ध्येय था, उद्देश्य था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत का जो समय था उसमें स्थानिक संगठन पर बल दिया गया। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकीय विधियों को प्रयोग के लिए विशिष्ट था। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग प्रतिरूपों की पहचान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 1970 का दशक मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय। 1970 का दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। इसमें मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदयों ने मानव भूगोल के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे के बॉक्स का अवलोकन करेंगे हम लोग। तो 1970 का दशक, इसमें मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। अब 1990 का दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद आया। वृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में से प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। यानी इसमें जो 1990 का दशक है उसमें स्थानीय संदर्भ है उस पर बल दिया गया और वृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांत जो थे, जो संकीर्णता पर भी आधारित थे, उस पर उसकी प्रयोज्यता पर जो है प्रश्न उठने लगे और अपने आप में से जो स्थानिक संदर्भ है उसकी समझ पर महत्व पर जोर दिया गया। अब मानव भूगोल जो है और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन, उसके बारे में जानेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र, उपक्षेत्र सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस। तो सामाजिक भूगोल में उपक्षेत्र नहीं है दिया गया प्रथम में, और दूसरा में उपक्षेत्र में और जो है सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में है सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र। व्यवहारवादी भूगोल में है मनोविज्ञान। सामाजिक कल्याण का भूगोल में है कल्याण अर्थशास्त्र। अवकाश भूगोल जो है उपक्षेत्र है उसमें सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में है समाजशास्त्र। सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान। लिंग भूगोल समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास। चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान। नगरीय भूगोल में उपक्षेत्र नहीं दिया गया है, जबकि सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में दिया गया है नगरीय अध्ययन और नियोजन। राजनीति भूगोल में नहीं दिया गया है, जबकि इसका जो है सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में आ जाएगा राजनीति विज्ञान। निर्वाचन भूगोल में नहीं दिया गया है, लेकिन सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में नहीं इसमें दिया गया है। सैन्य भूगोल में सैन्य विज्ञान। जनसंख्या भूगोल में उपक्षेत्र नहीं दिया गया है, जबकि सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में जनांकिकी आ जाएगा। आवास भूगोल में उपक्षेत्र नहीं दिया गया है, जबकि इसको सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में है नगर या ग्रामीण नियोजन आ जाएगा। आर्थिक भूगोल में भी उपक्षेत्र नहीं दिया गया है, जबकि इसमें सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरापृष्ठ में अर्थशास्त्र आ जाएगा। संसाधन भूगोल में संसाधन अर्थशास्त्र आ जाएगा। कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान आ जाएगा। उद्योग भूगोल में औद्योगिक अर्थशास्त्र आ जाएगा। विपणन भूगोल में व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र आ जाएगा। पर्यटन भूगोल में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय को जाना। अब आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न है उसको जानते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? क है समकलनात्मक अनुशासन। ख है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। ग है द्वैधता पर आश्रित।
और घ है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो इसका जो उत्तर घ है, जो यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, यह जो है एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, क्योंकि चाहे प्रौद्योगिकी का विकास हो लेकिन वह सदैव मतलब प्रासंगिक रहता है। जबकि समकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित, ये सभी विकल्प सही हैं। जबकि जो घ है मतलब ये सभी कथन सही हैं, जबकि जो घ है वह जो है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय प्रासंगिक नहीं, यह जो है गलत है। यानी जो सही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी जो वह यही हो जाएगा, जो भूगोल का वर्णन नहीं करता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भौगोलिक प्रादेशिक सूचना का स्रोत नहीं है। क है यात्रियों के विवरण, ख है मानचित्र प्राचीन मानचित्र, ग है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और घ है प्राचीन महाकाव्य। तो इसका सही विकल्प है ग, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, क्योंकि यह यानी भौगोलिक सूचना का केंद्र नहीं है। भौगोलिक यानी जो पृथ्वी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, ख है प्रौद्योगिकी, ग है लोगों के अनुभव की, घ है मानवीय भाईचारा। तो इसका सही विकल्प है घ, प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो क है क्षेत्रीय विभिन्नता, ख है मात्रात्मक क्रांति, ग है स्थानिक संगठन की, घ है अन्वेषण और वर्णन। तो इसमें से 4 जो है मानव भूगोल का उपगमन है, 3 मानव भूगोल का उपगमन है, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन। जबकि जो विकल्प ख है मात्रात्मक क्रांति, वह जो है मानव भूगोल का उपगमन नहीं है। तो इस प्रकार हमने मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का जो है पहला पाठ पढ़ा था। मानव भूगोल विषय एवं इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।